सिंतास इवेंचुअली इंडिया को खोलना पड़ेगा, चाहे पाकिस्तान जिस मर्जी तरह खुलवाए। तो हम ज़ईफ़ मुल्क है ना, हम कमज़ोर मुल्क है। बात जहाँ पे इंडिया की आएगी ना, इंडिया के सगे नहीं है। उनका जब अभिनंदन बड़े गुस्से में आया तो बड़े गुस्से में चाय पी के गया। लोग एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को कि यार शुरू कब करना है। हमारी कौम को तो शौक है एटम बम चलते हुए देखने का। आप इंडिया और पाकिस्तान के ट्रेड के हक में हैं या नहीं? ये लानत भेजी ऐसी ट्रेड के ऊपर। सियालकोट की आवाम जो है वो टैंकों के नीचे बम बांध के लेट गई थी, तो ये झूठ है। हमने नारा लगा दिया उठ के कि उधर तुम इधर हम, ये गलत था ना। पानी अब उनके पास है। पानी उनके पास ही है। अब पानी पिए, गाँव में उतरना पिए। जाफर ट्रेन एक्सप्रेस का वाकया होता है। इंडिया उस दिन, इंडियन मीडिया ऐसे सेलिब्रेट कर रहा है जैसे आज अल्लाह माफ़ करे कोई इन्होंने पाकिस्तान को फतह कर लिया। बाकी कश्मीर के अंदर जिस तरह का जुल्म भारतीय अफवाज कर रही हैं वो सारी दुनिया के सामने है। अभिनंदन को जो पाकिस्तानी अवाम से चपेड़े खा के गया है, उसको अगर वो क्या कहते हैं अपना हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड दे सकते हैं, तो उनके लिए इस तरह की स्टोरी या इस तरह का टैग कराना कौन सी बड़ी बात है। तो ये डिफेंस लाइन पे हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि जिन मुल्कों की अवाम अफवाज के साथ खड़ी हो जाती है ना, वहाँ पर लड़ाइयाँ मुश्किल हो जाती हैं। जी, वेलकम टू गपशप प्रोमैक्स। आपको खुश आमदीद। हम एक स्पेशल एपिसोड में मियाँ कामरान सईद उस्मानी साहब के साथ हैं और उनसे हम काफ़ी पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं, जो करंट अफेयर्स हैं, उससे रिलेटेड हम बातचीत करेंगे। जी कामरान सईद उस्मानी साहब, क्या हाल है आपका? शुक्र है अल्लाह का, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। जी, ये जो 26 लोगों का जो मृत्यु हुई है, जो इन कैले मारे गए हैं 26 लोग, इस बारे में आप क्या कहेंगे इंडिया के? देखें, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। और पाकिस्तान जो है, बीइंग एज पाकिस्तानी भी और ओवरऑल हमारा पूरा मुल्क जो है वो इस तरह के जो दहशतगर्दाना कार्रवाई हैं उनको कंडेम करता है। और बिल्कुल हम इसको सपोर्ट नहीं करते, चाहे वो दुनिया के किसी भी खिते के अंदर दहशतगर्दी हो, चाहे वो कश्मीर के अंदर इस तरह का वाक़या हो, चाहे वो गुजरात के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम हो, चाहे वो जो मणिपुर के अंदर हो रहा है वो हो, जो असम के अंदर हो रहा है उस तरह के मामला हों, या जो सारा नागालैंड के अंदर किया जा रहा है, किसी किस्म की भी रियासती दहशतगर्दी या ओवरऑल जो दहशतगर्द ग्रोहों की तरफ से मामला किए जाते हैं उसको हम सपोर्ट नहीं करते जी। तो हमारा तो यही मानना है कि हम इस चीज़ को पुरजोर तरीके से जो है ना इसकी मजम्मत करते हैं, पूरा पाकिस्तान मजम्मत करता है। जी, वो 400 किलोमीटर का फासला है, वो उधर जाके अटैक हुआ है, वो जो बाउंड्रीज हैं नहीं, उसका 400 किलोमीटर पाकिस्तान से। हाँ जी, वही वो असल में काउंट पाकिस्तान से कर रहे हैं ना। मुझे नहीं समझ आती इसकी क्या वजह है। जी, 9 लाख के करीब फौज जो है वो आपने कश्मीर के अंदर डिप्यूट की हुई है, ठीक, और जगह जगह आपकी चेक पोस्ट हैं और बगैर आपकी इजाज़त के कोई मूवमेंट वहाँ पे हो नहीं सकती। आपकी सर्वेलेंस है, आपकी टेक्नोलॉजी है, बाकी सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। और इतनी बड़ी दहशतगर्दाना एक्टिविटी हो जाना, ये तो फिर आपका सिक्योरिटी लैप्स है ना, या तो फिर आपके फ़ौजी खुद मिले हुए हैं, या फिर इंतहाई नाहल फ़ौजी हैं जो क्या कहते हैं जिनकी इतनी बड़ी तादाद की मौजूदगी के बावजूद इस तरह का कोई वाक़या हो जाता है। क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है ना, जो लैंडस्केप दिखाया जाता है उस तरह का लैंडस्केप जो है वो फेरी मेडोज़ के अंदर है पाकिस्तान के अंदर। वो मैदानी इलाका है पहाड़ों के दरमियान में, और अक्सर आपने फेरी मेडोज़ अगर देखा हो पाकिस्तान के अंदर तो वो भी बड़ा एक खूबसूरत इलाका है। वहाँ पे लोग जाते हैं, हाइकिंग वगैरह करते हुए पहुँचते हैं। तो ये भी उसी तरह का इलाका था। मेरी तो समझ से बाहर है कि वहाँ और ख़ास तौर पे वहाँ पे जो फैमिलीज़ हैं उन्होंने खुद क्लेम किया कि वहाँ पहुँचने तक जगह जगह जो है वो चेक पोस्ट हैं। जी, वो महकमा औकाफ इंडिया का वो डिपार्टमेंट जो है उसको, उसकी जो सारी जो जायदादें हैं वो इंडियन गवर्नमेंट ने जब्त कर ली हैं। तो क्या आपको लगता है इसका ये इम्पैक्ट है, ये जो अटैक हुआ है? मैं इसके बारे में कि यार अवैस जो कोई बात है ना खुल के आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ऐसा सच मुझे नहीं लगता कोई कनेक्टिविटी है। जो कश्मीर के अंदर मामला तो ऑलरेडी चल रहे हैं, क्योंकि जो ज़्यादती भारत करता आ रहा है, आपको पता है आर्टिकल 370 भी ख़त्म कर दिया, उसके अलावा फिर बाकी सारे मामला भी हैं। वो अब ये औकाफ वाला जो आपने बीच में पॉइंट आउट किया, जिसकी तरफ ये भी वजह हो सकती है। बाकी कश्मीर के अंदर जिस तरह का जुल्म भारतीय अफवाज कर रही हैं वो सारी दुनिया के सामने है। जी जी, ठीक है ना। इतने इतने लंबे कर्फ्यू लगा दिए जाते हैं, इंटरनेट सर्विस नहीं है, लोगों के बच्चों को उठा उठा के लेके जा रहे हैं, फैमिलीज़ को जलील कर रहे हैं, औरतों की नाकों के अंदर तलाशियाँ हो रही हैं, मेल स्टाफ जो है वो औरतों की तलाशियाँ ले रहा है, तो जाहिर है उसका फिर एक रिएक्शन तो आएगा। और हम ऑल दो मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता कि जिस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है, इसकी बहुत सी वजूहत हैं, कोई एक वजह नहीं है। इंडिया के अंदर आप देखें ना, कौन सी ऐसी कम्युनिटी है या कौन सी ऐसी बरादरी है जो अपने आप को कंफर्टेबल फील करती है अदर देन दीज ब्राह्मण्स। ठीक है, आप इनकी इवन हिंदूज़ के अंदर आप देख लें, जो शूद्राज हैं, जो दलित्स हैं, वो किस तरह का कंप्रेस्ड फील करते हैं इंडिया के अंदर।
वो आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। फिर क्रिश्चियंस को, मुस्लिम्स को या बाकी कम्युनिटीज़ को तो आप छोड़ ही देना। अगर कोई शूद्रा किसी ब्राह्मण के घर चला जाए तो वो ईंटें अपने घर से उखाड़ के फेंक देता है। अगर वो इनके जब बच्चे पैदा होते हैं तो बाकायदा बाल चाल साफ करके उन पर टैटू किया जाता है कि अगर कोई ब्राह्मण देखे कोई शूद्र आ रहा है तो वो रास्ता बदल ले। तो इस तरह के जब एक्टिविटीज़ करेंगे, कम्युनिटी को जब इतना ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे आप सप्रेस, तो बस जाहिर है रिएक्शन तो फिर आएगा। और रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ ये कश्मीर के अंदर नहीं है, ये मणिपुर के अंदर भी है, या असम के अंदर है, ये नागालैंड के अंदर है, और डिफरेंट तरह के सेपरेटिस्ट यूनिट, सिखों को देख लें आप, सिखों की तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो है वो मिलके कर रही हैं। तो ये इंडिया की लगता तो ऐसी है कि उनके जब अपने मामलात ख़राब हो रहे होते हैं, उनकी जो अपनी इंटीग्रेशन है वो ख़राब हो रही होती है, वो एक अटैक फॉल्स फ्लैग करके वो सारा पाकिस्तान पहले भी पुलवामा में भी तो देखे ना, जब इनका इलेक्शन करीब था तो पुलवामा अटैक प्लान किया गया, फिर एक पूरा ड्रामा किया गया जी, वो आप देखें सर्जिकल स्ट्राइक्स का, फिर वो भरपूर तरीके से चार्ज हो गए, इंडियन एयरफोर्स जो है वो पाकिस्तान में आई, और पाकिस्तान के पूरी जान, पूरी प्लानिंग, पूरी दिन रात के वसाइल इस्तेमाल करने के बाद पाकिस्तान के 2 कौवे और 3 दरख्त शहीद करके वो चले गए। बल्कि चले भी कहाँ गए, दोनों जहाज़ पाकिस्तान फाइटर जेट्स ने गिरा दिए, और उसके बाद फिर अभिनंदन साहब जो हैं वो क्या कहते हैं पाकिस्तान में ही रह गए। सबसे पहले वो पाकिस्तानी अवाम के हत्थे चढ़े, पाकिस्तानी अवाम ने उन्हें चपेड़े मारी, फिर पाकिस्तान आर्मी ने उन्हें रेस्क्यू किया, फिर MiG-21 के एवज जो है उन्हें चाय पिलाई गई, जिसका वो कह के गए टी वॉज फैंटास्टिक। तो ये इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है करने के आदी हैं। अभी तो ख़तरा जो ये डिपेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि जी कोई भी वक्त हो सकता है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान पर अटैक कर देगा। तो ये इस तरह के मामला चल रहे हैं अभी तक तो फ़िलहाल। अच्छा, तो जो इंडिया है, आपको क्या लगता है कि वाकई ये पाकिस्तान पे अटैक कर पाएगा या गीदड़ भभकी? बहुत शदीद ख़तरा है इस टाइम पे पाकिस्तान को। अच्छा, इंडिया के अटैक का बहुत शदीद ख़तरा है। किसी भी टाइम जो है वो कैटरीना कैफ, अक्षय कुमार, और वो हैंडपम्प वाला वो कौन था, वो सनी देओल, हाँ वो भी आ सकता है किसी भी टाइम ऋतिक रोशन जो है वो उनके फाइटर जेट में बैठ के पहुंच सकता है। तो बड़ा शदीद खतरा है इस टाइम पे ना पाकिस्तान को। कोई पता नहीं है किस टाइम पे वो फौरी तौर पे क्या कहते हैं बॉलीवुड के अपने किसी सेट पे पहुंचे और वहाँ पे जनाब उस सेट के अंदर ही पाकिस्तान के अंदर घुस जाए। तो बड़ा शदीद खतरा है इस टाइम पे ना, मैं तो ये महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि वो देखे ना, आपने बंदा देखा होगा वो हाथ से हैंडपम्प उखाड़ लेता है। तो इस तरह के लोगों की तो लाहौर के अंदर बड़ी ज़रूरत है। ड्रेनेज का अक्सर प्रॉब्लम रहता है। अच्छा। और वो वहाँ पे मशीनरी भी नहीं पहुँच सकती। तो इस तरह के लोग हमारे बड़े काम आएंगे अगर जंग हो जाती है पाकिस्तान में। वो बड़ा मशहूर डायलॉग था कि अगर आपको मौका मिले ना तो आधा पाकिस्तान खाली हो जाए। तो इस तरह के बड़े मशहूर डायलॉग लोगों को ना, डायलॉग साइकोलॉजिकली तो उनके पास है, स्क्रिप्टें बहुत, वो बड़े गुस्से में है और कोई पता नहीं किस टाइम कोई एक मूवी निकाल दें। गुस्से में निकल जाता है ना बंदे से। तो पाकिस्तान भी तो वैसे कोई नगमा, कोई तराना, ये चीजें लॉन्च कर देता है। लेकिन यार फैक्चुअली देखे ना, उनका जब अभिनंदन बड़े गुस्से में आया तो बड़े गुस्से में चाय पी के गया वो। आपने उसका गुस्सा नहीं देखा शायद? हाँ जी, बिल्कुल बहुत गुस्से में आया था वो। उसने 2 कौवे मार दिए, उसने 3 दरख्त तोड़ दिए, हमारे दरख्त जो है वो ज़ाया कर दिए। और बहुत गुस्से में अवाम से उसने मार खाई। बहुत गुस्से के अंदर उसने चाय पी। अच्छा। और बहुत गुस्से के अंदर वो जो है टी वॉज फैंटास्टिक कह के वो चला गया। तो गुस्सा बहुत है उन्हें। दोबारा अब हमने गुस्सा दिला दिए, अब अल्लाह जानता है कौन सा आएगा। और अंदाज़ा कीजिए, मैं आज भी डिस्कशन कर रहा था कि शुक्र करे वो पंजाब पुलिस के हाथ नहीं चढ़ा। ठीक है ना, जैसी माशाल्लाह अभिनंदन की पर्सनैलिटी है, यहाँ पे कोई मोबाइल चोरी, LCD चोरी का पर्चा डाल देना था उन्होंने। अच्छा। आर्मी से तो बच के चला गया था, पंजाब पुलिस से मुश्किल ही बेल होती है उसकी। ये ठीक है, यानी कि वो आर्मी ने थोड़ा सा कह लें प्रोफेशनलिज्म शो किया उन्हें। जाहिर है। तो अब यानी कि देखें, इंडिया को जो है वो इसराइल की बड़ी सपोर्ट है और बैरूनी ताकतों की बड़ी सपोर्ट है, और पाकिस्तान के अगेंस्ट हर जो कैंपेनिंग है, पाकिस्तान को मैलिग्नाइज करने की, बुरा भला कहने की जो कैंपेनिंग है, उसमें आपको इंडिया ही नज़र आएगा। तो इस सारी जो कैंपेनिंग बिल्ड हो रही है, इसका क्या आफ्टरमैथ होगा? क्या अगर जंग नहीं होगी लेकिन पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा बदनाम हो जाएगा ना? बदनाम किस तरह करेंगे पाकिस्तान को? पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनके पास है क्या? देखें ना, खुद साख्ता तस्वीरें अपलोड कर देना कि जनाब ये जो गन्स पकड़ के नौजवान खड़े हैं ये पाकिस्तान से आए थे। कोई सबूत है? आज तक कोई सबूत ना पुलवामा का दे सके, ना पहले किसी टेररिस्ट अटैक का दे सके। हमारे पास तो सबूत है इनकी बलूचिस्तान में इन्वॉल्वमेंट का। अच्छा। हमने इनका ऑफिसर जो है वो पासपोर्ट समेत पकड़ा है। क्या नाम था उसका? मुबारक हुसैन पटेल। नहीं, मुबारक कुलभूषण यादव। अभी भी हमारी कस्टडी में है ना।
जी और ओन करता है वो कि जनाब वो इंडियन सर्विंग ऑफिसर है, बिल्कुल। तो हमारे पास तो सीधे सीधे सबूत हैं। बदनाम करने की जहाँ तक बात है, किस तरह आप पहले साबित तो करें ना कि हमने किया। ठीक है, हमारा तो कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है इस चीज़ से। बिल्कुल। डिफेम तो आप तब होते हैं। रही बात इसराइल की, इसराइल तो थ्रू आउट जो है वो भारत की सपोर्ट करता आ रहा है। इसराइल तब भी था जब इन्होंने इरादा बनाया था, इसराइल और इंडिया ने, पाकिस्तान के न्यूक्स को तबाह करने का। जी जी। तब पाकिस्तानी पायलट्स भी जो थे वो तैयार थे। अगर खुदा ना खास्ता ये इस तरह की कोई चीज़ इनिशिएट करते तो वन साइड ऑपरेशन था। जब क्या कहते हैं पायलट वन वे ऑपरेशन था। जब पायलट से पूछा गया कि वन वे ऑपरेशन है और जाने का फ्यूल है, वापस आने का नहीं है, तो वॉलंटियरली पूरी जो एयरफोर्स के अंदर ऑफिसर्स खड़े थे तो सबने वॉलंटियर कर लिया था कि जी हम जाएंगे। तो जिस तरह का जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम के पास है ना, बिल्कुल, तो ये डिफेंस लाइन पे हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि जिन मुल्कों की अवाम अफवाज के साथ खड़ी हो जाती है ना, वहाँ पे लड़ाइयाँ मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन हम इस वक्त कश्मीर में आप देखें, लेट्स से आप कश्मीर की बात कर लें, फ्रंट लाइन पे तो कश्मीर आ जाता है ना, LOC पे कश्मीर आ जाता है। क्या कश्मीर की अवाम इंडियन अफवाज का साथ देंगी? जी बिल्कुल नहीं दे सकती। जब सिख लड़ने को तैयार नहीं है वहाँ पे, जो शूद्राज और दलित्स हैं फौज के अंदर, वो लड़ने को तैयार नहीं है। मुसलमान लड़ने को तैयार नहीं है। उसके बाद इनके अपने अंदर क्या कहते हैं कम्युनिटीज़ जो है वो डिस्टर्ब हैं। लड़ेंगे किस बेस पे? और देखें, पाकिस्तान इराक या सीरिया नहीं है, जी बिल्कुल, या फ़लस्तीन नहीं है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जनाब आप उधर से मुंह उठाएंगे और क्या कहते हैं अपनी गौ माता को लेंगे और जनाब इधर आके बांध देंगे? इस तरह नहीं होगा। ठीक है, हम भी न्यूक्लियर कंट्री हैं। दुनिया हम लोगों से पीछे बहुत दफ़ा इस वजह से हटती है क्योंकि हमारे पास न्यूक्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया के उन 10 मुल्कों में से एक हम हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो आप ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की जंग के तनाजुर में ना देखें। अगर ये काम शुरू होगा तो पूरी दुनिया डिस्टर्ब हो जाएगी। बिल्कुल ऐसी ही है। तो इतनी ज़रूरत भारत में नहीं है कि पूरी दुनिया को डिस्टर्ब करे। अच्छा, लेकिन इंडिया जो सिंध तास वाला जो मुआहिदा है उससे भी तो पीछे हट गया। वो पाकिस्तान के लिए उसके बैड इम्पैक्ट कर दिया ना, बंद कर दिया इन्होंने जी। पानी अब उनके पास है। पानी उनके पास ही है ना। हाँ अब पानी पिए, गाँव में उतरना पिए। ठीक है, अच्छा, फिर अब पानी पिए। और वैसे जहाँ तक आपने सिंतास मुआहदे की बात की ना, हाँ जी, तो पहले भी कौन सा प्रॉपरली उसको फॉलो कर रहा था? पहले मैं आप इसके ऊपर आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूँगा। हाँ जी। पहले भी प्रॉपरली इसको वो नहीं किया जाता था। अक्सर जब क्या कहते हैं ये गंदम का टाइम आता है या चीज़ों का टाइम आता है, तब ये पानी रोक लेते थे। और जब इनके पास पानी का फ्लो ज़्यादा हो जाता तो अचानक छोड़ते थे, जिसमें पाकिस्तान के बेशतर इलाके जो हैं वो फ्लड हो जाते थे। और वैसे भी ये इस तरह का मामला नहीं है कि दो पाकिस्तान और इंडिया ने को 1200 वाले स्टाम्प पे साइन किए हुए हैं और वो स्टाम्प कोई भी उठ के कहेगा कि जनाब कल तो मैं स्टाम्प नहीं मानता, तो वो स्टाम्प फारिग हो जाएगा। ये इस तरह नहीं है। इसमें इंटरनेशनल बैंक्स की गारंटी है, इंटरनेशनल लॉ ऑफ जस्टिस मौजूद है। इंडिया जो है ये अपनी इस तरह का बेवकूफ़ाना जो कार्रवाई है या इस तरह के जो बेवकूफ़ाना फैसला है, इसको बहुत ज़्यादा लंबा चला नहीं सकेगा। अच्छा, हाँ, इन द एंड जो पाकिस्तान का हक है वो देना पड़ेगा। तो हम ईजी नहीं ले रहे, लेकिन जाहिर है इंटरनेशनल बैंक्स की गारंटी है। ये सिर्फ इंडिया के सरोकार पे नहीं था कि जनाब तलाक 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 और तलाक होगी। इस तरह नहीं होता। इट्स अ टू वे स्ट्रीम। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान के पास भी कोई वाटर रिजर्व्स नहीं है। एक तरफ से एक देखा गया कैंपेन चलाई है ये सिंध तास मुआहदे की मनसूखी से पहले। सिंध में एक कैंपेन चल रही थी पानी वाली, आपने देखा ये नो मोर वो तो इंटरनल मसला है ना हम लोगों का। नहीं, वो उसमें नहीं आपको लगता कि ये नहीं, मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है इंडिया। इस बारे में आप कुछ बता सकते हैं कि सिंध क्या वाकई इफेक्ट होगा पानी के मामले में? जाहिर है यार, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी ज़राअत जो है वो क्या कहते हैं सिंध तास मुआहदे पे डिपेंड करती है। जो उस साइड से पानी आ रहा है उस पर हमारी सिंध तास मुआहदे की बात नहीं कर रहा। वो उनका कहना है कि जो पंजाब है और वो बलूचिस्तान में वो जो बना रहे हैं कोई प्रोजेक्ट, वो कह रहे हैं कि उसकी वजह से हमारी ज़राअत पे इम्पेक्ट पड़ेगा। अच्छा, मैं वैसे आपको क्या कहते हैं फ्रैंकली एक बात बताऊं कि मैं इस मामले के अंदर कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं था। मुझे पता था इवेंचुअली जो सिंध की आवाम के मुतालबात हैं वो माने जाएंगे। ज़ाहिर है वहाँ पे पीपल्स पार्टी बैठी हुई है और पीपल्स पार्टी कभी ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती कि सिंध की आवाम को किसी भी चीज़ के ऊपर जो है ना वो नाराज़ करे। तो हमें शुरू में इस चीज़ का अंदाज़ा था कि जो ये सिंध की आवाम के मुतालबात हैं इवेंचुअली माने जाएंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये चीज़ अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि सिंध की आवाम को जो है ना वो किसी भी क्या कहते हैं कॉज दें या कोई ऐसी वजह दें जिस पे वो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दें। तो मुझे पता था ये शुरू से ही नहीं होगा। हाँ जी, ये रिजॉल्व होना ही होना है। ये कोई बहुत ज़्यादा तूल नहीं पकड़ेगा और ये कोई नेशनल कॉज नहीं बन जाएगा, नेशनल इशू नहीं बन जाएगा। तो जहाँ तक सिंध तास की बात है, सिंध तास इवेंचुअली इंडिया को खोलना पड़ेगा, चाहे पाकिस्तान जिस मर्जी तरह खुलवाए।
चाहे उस पर लड़ाई झगड़ा हो, चाहे उस पर क्या कहते हैं कुछ अटैक्स वगैरह हो, जो भी हो, चाहे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी करनी पड़े, जिस तरह भी करना है, और मुल्क बीच में है, जो भी हो, इवेंचुअली खोलना पड़ेगा। ये इस तरह नहीं है कि आप मुंह उठाएंगे और आप बोलेंगे कल से बंद तो फिर बंद, इस तरह नहीं होता। बिल्कुल ऐसी है। और यही सुनने को मिल रहा है कि इंडिया के पास कैपेसिटी ही नहीं है कि वो रुख मोड़ सके। मॉनसून का क्या करेंगे? हाँ जी, मॉनसून का पानी पी थोड़ी जाएंगे। देखें वो कामरान भाई असल में एज अ वाटर वेपन यूज़ कर रहे हैं ना। जब हमें पानी की ज़रूरत होती है तब हमें वो नहीं देते, और जब हमें पानी की ज़रूरत कह रहे हैं नहीं होती तब वो हमें डिस्टर्बेंस अब से नहीं चल रही है, काफ़ी सालों से ये डिस्टर्बेंस काफ़ी सालों से ये डिस्टर्बेंस चल रही है। कह लेंगे मुआहदा ऑलमोस्ट मनसूख ही था, इसका डिक्लेरेशन करना बाकी था। बिल्कुल। लेकिन सैडली लेकिन ये नहीं था कि टोटली बंद कर दिया उन्होंने, बंद कर भी नहीं सकते, इतना पानी कहाँ लेके जाएंगे। एज सच अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है वहाँ पे कोई ख़ास इस तरह का डैम्स वगैरह इन्होंने काफ़ी सारे बनाए हुए हैं, लेकिन इस तरह का टनल सिस्टम, ये कैनाल सिस्टम वगैरह नहीं है कि जो रिजर्व पानी खड़ा हुआ है तो उसको कहीं और मोड़ के ले जाएं। उसका पूरा रास्ता नहीं है चेंज कर सकते, इवेंचुअली तो छोड़ना पड़ेगा। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो कोई से वाटर वॉर करें, ऐसी जगहों पे छोड़ दें जहाँ पे फ्लड आ जाए, या फिर ऐसे टाइम पे छोड़ दें जब पाकिस्तान तैयार ना हो इस चीज़ के लिए, या हमें पानी की उस टाइम पे ज़रूरत ना हो। पर इस तरह नहीं हो सकता। मेरे लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट ये है कि ये सस्टेन नहीं कर सकेंगे इस चीज़ को कि ये सितास माहदे को मुअत्तल करें और जनाब इंडिया परमानेंट बंद करके बैठ जाए। हाँ जी। अच्छा, अब सिंध से हम बलूचिस्तान की तरफ आते हैं। आपने काफ़ी ज़्यादा बलूचिस्तान में टाइम स्पेंड किया है, बलूचिस्तान के अमूर से आप वाकिफ़ हैं। तो ये जो बलोच मूवमेंट शुरू हुई थी, ये जो मिसिंग पर्सन वाला मामला था, इसने बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ा था। इसकी हकीकत बयान करें, क्या वाकई मिसिंग पर्सन होते हैं या बिल्कुल है। देखें, बलूचिस्तान की जब आप बात करेंगे ना तो इस चीज़ से आप बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते कि बलूचिस्तान के अंदर मिसिंग पर्सनस का इशू नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर मिसिंग पर्सनस का इशू बिल्कुल मौजूद है और ये बहुत एक सेंसिटिव इशू है। लेकिन जो ये बलोच यकजहती कमेटी और ख़ास तौर पे जिस तरीके से ये BLA की प्रॉक्सी बन के ऑपरेट कर रहे हैं, ये उन मिसिंग पर्सनस की बात नहीं करते जो एक्चुअल वाकई केसेस मौजूद हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने पिछले दिनों हम लोगों ने पैगाम बलूचिस्तान के नाम से कॉन्फ्रेंस की है, उसमें मैंने बड़ी ना तफसील के साथ प्रेजेंटेशन भी दी। जितने यूथ वहाँ पे बैठी हुई थी उन सारों को भी समझाया और मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा वो वायरल हुआ था कि लेट से मिसाल के तौर पे आप एक नाम सुनते होंगे, मिसिंग पर्सन कैंप के अंदर ये लेकर लगा के बैठे होते करीम जान बलोच। BYC और BSO है बलूचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद, ये स्टूडेंट विंग है, आप समझ लें BLA का या BYC का। ठीक है, ये क्लेम करते हैं कि जनाब रियासत उठा के ले गई है। और ऑन द अदर हैंड गवादर जो है, BLA जो है, जो गवादर अटैक हुआ ना, उसके जो अपने शोधा की तस्वीरें भेजता है या अपने शोधा की तस्वीरें जब पोस्ट करता है सोशल मीडिया पे, उसमें करीम जान बलोच साहब को जनाब वर्दी पहने हुए बैठा आप देख सकते हैं, और उसके नीचे लिखा होता है फ़िदाई करीम जान बलोच साहब। उसके अलावा फिर आप अब्दुल वदूद सतकज़ई कर लें, बहन जनाब मिसिंग पर्सन कैंप लगा के बैठी है, भाई जो है वो नोशकी अटैक में मारा जाता है। अच्छा। नोशकी था या एक और, बहरहाल BLA ने उसको वो किया था, क्योंकि मेरे पास पेपर था उससे मैंने पढ़ के वो किया था, मैंने उस पर नोट डाउन किए हुए थे। उसके अलावा फिर आपका ये तैयब बलोच है उर्फ इलियास लाला, ये मोहतरम जो है वो बेला FC कैंप पे जो अटैक हुआ है उसमें इन्वॉल्व थे। सारी ज़िंदगी रोते रहे कि जी मिसिंग पर्सन है। फिर जायद बलोच है, जायद बलोच के लिए तो कराची के अंदर इन्होंने मिसिंग पर्सन कैंप लगा दिया था और बूकर ताल पे बैठ गई थी दुनिया के जनाब जब तक रियासत उसे नहीं छोड़ेगी तब तक वो नहीं करेंगे। वो मोहतरम जो है वो BLA के कमांडर इन चीफ जो बशीर बलोच है उसका लेफ्ट हैंड है। ठीक है, यानी कि एक पूरा ड्रामा किया जाता है, सिस्टम बन जाता है। ये बेसिकली बलूचिस्तान में होता है इस तरह है। दो तरह से ये लोग ऑपरेट करते हैं। ये जो ये एंटी स्टेट एलिमेंट्स है ना, ये करते ये हैं कि बंदा भेज दिया BLA के पास या BLA में वो सर्व कर रहा है और ख़ुद जनाब मिसिंग पर्सन कैंप खोल के बैठ गए। अच्छा। अब आप सोचेंगे कि मिसिंग पर्सन कैंप खोलने का क्या फ़ायदा। बंदा तो वहाँ जाके पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेट कर रहा है, वहाँ से पैसा भी पकड़ रहा है। ये मिसिंग पर्सन इस कैंप इसलिए करते हैं ताकि इंटरनेशनल मीडिया की नज़र में है। ठीक है, बहन या बेटी या माँ उसको बनाएंगे विक्टिम, उसका दिखाएंगे कि जनाब इसका भाई बाप या बेटा उठा लिया, उसको इंटरनेशनल फोरम्स पे लेके जाएंगे, उसके नाम पे फंडिंग लेंगे जी। और अगर बहुत ज़्यादा मामला कोई तप गया, यहाँ पे रियासत बहुत ज़्यादा एक्टिव होगी आपके खिलाफ, तो वहाँ पे सुकून से जो है ना इलम अप्लाई करेंगे, सुकून की फंडिंग के साथ ज़िंदगियाँ गुजारेंगे। अच्छा। इनके जितने बड़े हैं, हरबियार मरी को देख लें, BLF वालों को देख लें, सारों को देख लें, सारे UK में स्विट्ज़रलैंड में याशियाँ कर रहे हैं,
बेहतरीन ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। यहाँ जो हमारा आम बलोच है उसका दिमाग ख़राब किया हुआ है। ठीक है, ये सारा प्रोपोगेशन ज़्यादा है। मैं ये नहीं कहता, इनकार नहीं करता कि मसला नहीं है, लेकिन प्रोपोगेशन ज़्यादा है, एक्चुअल रियलिटी कम है। अच्छा, बलूचिस्तान में जो लोग हैं उनकी तरक्की पे इतना एक्सपेंडिचर नहीं हो पाता, इसका क्या रीज़न है? ये तो वो बताएं। आप देखें ना, 18वीं तरमीम के बाद क्या सूबों को फंड नहीं मिल रहा डेवलपमेंट का? ऑब्वियसली बलूचिस्तान को नहीं मिला। मिला। आज आप मुझे बताएं कि बलूचिस्तान में आज तक कोई पख्तून, कोई पंजाबी चीफ मिनिस्टर या गवर्नर रहा है? स्पेशली कोई पंजाबी रहा है? नहीं रहा। उनके अपने बलोच ही थे ना, बलोच सरदार ही है, क्यों नहीं उन्होंने यूटिलाइज़ किया? डेवलपमेंट क्यों नहीं की? और बलूचिस्तान अंडर डेवलप नहीं है, वहाँ पे मसला अंडर डेवलपमेंट का नहीं है, पैरेलल डेवलपमेंट का है। मिसाल के तौर पे आप जो पैरेलल डेवलपमेंट है, मिसाल के तौर पे आप लाहौर में आ जाएं, लाहौर की और रहीम यार ख़ान की डेवलपमेंट सेम है? नहीं। जो मौक़े लाहौर के बच्चे को दस्तियाब हैं वो मौक़े जो है रहीम यार ख़ान के बच्चे को दस्तियाब हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसी तरह आप कराची में चल जाएं, जो कराची के बच्चे के पास फैसिलिटीज़ हैं वो ठट्ठा के बच्चे के पास है? नहीं है। उसके बाद फिर आप जो फैसिलिटीज़ पेशावर के बच्चे के पास हैं वो फैसिलिटीज़ क्या स्वात के बच्चे के पास है? नहीं है। तो फिर एक अनपैरेलल डेवलपमेंट होगी ना, एक अनपैरेलल डेवलपमेंट का इशू हो गया। वो तो पाकिस्तान के बहुत से इलाके हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सूबे के अंदर कोई दूसरे सूबे से आए तो आपको एक जवाज़ मिल जाए कि जनाब आपने मारना शुरू कर देना है। अब आपने इस चीज़ को गौर से समझने की कोशिश करनी है कि ये सिर्फ डेवलपमेंट का मसला नहीं है जी। ये जो बैठे हुए हैं, जो खाली डेवलपमेंट का नाम लेके क्या कहते हैं स्टेट के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, ये बाकायदा इन्होंने अपना एक नेशनल एंथम बनाया हुआ है। आप देखें, ये नेशनल एंथम पाकिस्तान का नहीं प्ले करते, ये जनाब अपना नेशनल एंथम इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ हाथ रख के खड़े होते हैं, आप किसी से पूछ लें वो बोलते हैं हमारा मकसद ये है कि हमने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना है। अच्छा, ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट है। ये सिर्फ कवर लेते हैं अंडर डेवलपमेंट का कि जनाब महरूमियाँ हैं तो ये सब कुछ हो रहा है। महरूमियाँ तो पाकिस्तान के और भी बहुत से इलाकों में। बिल्कुल। इसका मतलब ये तो नहीं है कि जनाब आप लोगों को मारना शुरू कर दें या फिर आप अलहदगी की बातें शुरू कर दें। तो ये ख़ास तौर पे पाकिस्तानी अवाम को ना ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये खाली महरूमियाँ नहीं है, ये स्पेशल एजेंडा है, फॉरेन एजेंडा है। रॉ के फुटप्रिंट नज़र आते हैं इस चीज़ के अंदर, जो प्रॉपर्ली ऑपरेट कर रहा है बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की। अच्छा, इसकी क्या वजह है? वो इंडिया वाले वो बगैर सोचे समझे पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा लेते हैं और पाकिस्तान के पास प्रूफ होने के बावजूद भी हम जो है वो 3-4 दिन बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि ये इसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट मौजूद है। देखें, मैं ये कहूँगा कि हम ज़रा सोच समझ के काम करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान ज़रा सोच समझ के ऑपरेट कर रहा होता है ना। वो उन्होंने तो बॉलीवुड की स्क्रिप्ट जो है वो जावेद अख्तर से लिखवानी होती है और जैसे ही स्क्रिप्ट तैयार होती है वो आके बोल देते हैं। हाँ जी। या वो जब मूवी शूवी, मुझे तो लगता है अभी ये जो खास तौर पे इनका ये जो मेजर गौरव आर्या वगैरह, हाँ जी, ये खुद भी बॉलीवुड से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, कुछ ज़्यादा मूवियाँ देखना शुरू हो गए मेजर आजकल। गौरव आर्या कहते हैं कि इंडिया के ज़ैद हामिद हैं वो। जायद अहमद से अगली चीज़ है वो। अच्छा। वो कोई नेक्स्ट लेवल ही, वो एक होता है ना टर्मिनोलॉजी जो कहा जाता है कि जज्बाती प्लस नज़रियाती प्लस खुदकुश, हाँ जी, वो उस टाइप की चीज़ है। ठीक है ना, मतलब वो मुझे लगता है वो कोई दिन में 3-3 4-4 जो है ना वो इंडियन मूवीज़ देख रहा है। अच्छा, और वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रहा है। ग्राउंड रियलिटी का उसको अंदाज़ा नहीं है। बिल्कुल। वो मैं अगले दिन देख रहा था उसकी एक वीडियो, वो वीडियो के अंदर कह रहा था कि मोदी जी बस अब आप हमला कीजिए, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। ये कोई वो ब्राह्मण जो दो न्यूक्लियर स्टेट्स का ब्राह्मण लड़की का शूद्रा लड़की का कोई ब्राह्मण रेप कर देगा, ये उस टाइप का केस नहीं है। जी जी। तुम इधर घुसने की कोशिश करोगे तुम्हें खा जाएंगे। ठीक है, उस साइड का कश्मीर भी, इस साइड का कश्मीर भी, ठीक है, प्लस अफवाज पाकिस्तान है, पाकिस्तान की अवाम है, तुम्हें चीर फाड़ देंगे। ये सिर्फ इनका शौक है, इनके अंदर लड़ने की उस तरह की कैपेसिटी नहीं है। मैं टेक्टिकली उनको वो बात नहीं कर रहा। जब अवाम फ़ौज के साथ मिल के लड़ी होती है ना, उनसे नहीं लड़ा जा सकता। अफगानिस्तान में क्या था, कोई प्रॉपर फ़ौजें मौजूद थी नहीं, एक अवामी रेजिस्टेंस जो है वो एंड तक रही। कितना लंबा प्रोलॉन्ग कर लेते हैं चीज़ों को। इवेंचुअली तो फिर क्या कहते हैं, उसको भी जाना, रशिया को भी जाना पड़ा, इवेंचुअली USA को भी जाना पड़ा। अवाम की रेजिस्टेंस को आप फेस नहीं कर सकते। और पाकिस्तानी का अवाम तो इतनी खुश है जैसे कोई ईद आने लगी है। लिटरली तो बस बातें बनी है कि आपने मीम्स देखे होंगे, कुछ तो आपने भी शेयर किया है। ठीक है, हाँ जी। अवाम तो इतनी खुश है, यहाँ पे बुकिंग हो रही है बाकायदा के जनाब ताजमहल मेरा है, कुतुब मीनार मेरा है और कैटरीना कैफ मेरी है, एक कहता है जनाब वो नूरा फतेही मेरी है। तो अवाम ने तो बीबियाँ भी बांट ली हैं, प्रॉपर्टियाँ भी बांट ली हैं। अच्छा,
नहीं, लेकिन ये जो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं उनको इस तरीके से तो बिहेव नहीं करना चाहिए। पूरी इस तरह के दुनिया का इमेच्योर और बेवकूफ़ लोग जो हैं वो जब क्या कहते हैं इंडियन गवर्नमेंट उनके मशवरों पे चल रही होगी तो फिर इस तरह की बातें तो होंगी ना कि जिम्मेदारी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। अब जो पूरा खिता जो है वो इस तरह की कोई फजूल इंसर्जेंसी या ये कोई वॉर शोर अफोर्ड तो नहीं कर सकता। पूरा खिता जो है वो अमन से रहना चाहता है। पूरा खिता जो है वो ये चाहता है कि जनाब यहाँ पे बिजनेस हो, ट्रेड बढ़े, इस साइड पे लोग आएँ, टूरिज्म बढ़े, चीज़ें चलें। आप इंडिया और पाकिस्तान के ट्रेड के हक में हैं या नहीं? अभी फ़िलहाल जो सूरत हाल है इस तरह की बात करना भी बड़ा बेवकूफ़ी वाली बात है। वो बात कर रहे हैं जनाब आपके अंदर घुस के मारने की और आप बोले ना जनाब इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड होनी चाहिए। लानत भेजी ऐसी ट्रेड के ऊपर। अच्छा, देखें इज़्ज़त से बढ़कर तो कुछ नहीं है ना। बिल्कुल। बात इज़्ज़त से भी आगे जाके ये आपके कभी खैर ख्वाह हो ही नहीं सकते। कतन नहीं। अब तक इन्होंने साबित किया है। आप सुकून से अपने मुल्क के मामलात को देख रहे हैं, आप मुल्क की डायरेक्शन को ठीक कर रहे हैं। जाफर ट्रेन एक्सप्रेस का वाक़या होता है, इंडिया उस दिन इंडियन मीडिया ऐसे सेलिब्रेट कर रहा है जैसे आज अल्लाह माफ़ करे कोई इन्होंने पाकिस्तान को फतह कर लिया। पूरा दिन इन्होंने सेलिब्रेट किया। बिल्कुल। और हाँ, वहाँ पे जो दहशतगर्द BLA वाले लड़ रहे थे उन्हें ये पूरा दिन फ्रीडम फाइटर कह रहे थे। हम तो नहीं जाके छेड़ रहे ना, हम तो स्टिल अभी भी ऑन नहीं करते। हमारा है ही कोई ताल्लुक नहीं है भाई जो कश्मीर के अंदर अटैक हुआ। लेकिन इनके तो प्रॉपर फुटप्रिंट्स नजर आते हैं। इनका मेजर गौरव आर्या उस दिन कह रहा था मोदी जी पीछे से तो निज़ाम चलाते थे, अब मैं कहता हूँ आप खुल के हैं, खुल के हैं। ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं, मतलब हर चीज़ को खुद ऑन कर रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के आगे तो पाकिस्तान लेके जाएगा भी इंशाल्लाह, लेकिन इनके तो हर चीज़ में फुटप्रिंट नज़र आता है ना। वो तो इल्लामा इकबाल का शेर है, जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मफाजात। तो हम ज़ईफ़ मुल्क है ना, हम कमज़ोर मुल्क हैं। हमारा सच भी जो है वो झूठ नज़र आता है। नहीं ऐसी बात नहीं है। असल में वो असल में राइटर अच्छे हैं। पाकिस्तान ने भी इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके एक अच्छा वो किया है। आपने देखा फैटफ से पाकिस्तान किस तरह क्लियर हुआ। और बाकी सारे मामला थे, इन्होंने तो बड़ी कोशिश की है इस जगह पे पाकिस्तान को जाके फंसाने की, बदनाम करने की, लेकिन हमने एक अच्छा काउंटर दिया है। मैं समझता हूँ अच्छा काउंटर है। अच्छा। ये बेतुका चलते हैं। अब वहाँ जब हम सुकून से अपने मुल्क के बारे में बात कर रहे हैं, हम अपने मुल्क का काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें चला रहे हैं। ये जनाब कभी बलूचिस्तान के अंदर आके इंटरफेरेंस कर रहे हैं, कभी जनाब TTP को फंडिंग दे रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। इंगेज तो ये हमें अपने साथ करना चाह रहे हैं, हमारा तो इनके साथ कोई वो नहीं था। लेकिन अगर ये सोचते हैं कि इस तरह के इंगेजमेंट से पाकिस्तान डर जाता है या लोग डिवाइड हो जाएंगे, तो इस तरह का कुछ नहीं। आपने देखा जिस दिन बात हुई कि इंडिया जो है वो अटैक करने का प्लान कर रहा है, तो ना फिर यहाँ बलोच था, ना पख्तून था, ना पंजाबी था, ना सिंधी था, यहाँ सिर्फ पाकिस्तानी था। मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों के, मेजॉरिटी लोगों के सेंटिमेंट्स मौजूद थे, लेकिन एक जो मखसूस सियासी फ़िरका है वो इंडियंस के साथ मिल के कह रहा था कि पाकिस्तान की ऐसी तैसी फिरो, और पाकिस्तान आर्मी को नहीं, वो कह रहा था पंजाब आर्मी के खिलाफ हम खड़े हैं। अगर आप पंजाब आर्मी पे हमला करेंगे मैंने तो कुछ इस तरह के ट्वीट्स देखे हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा लीथल नहीं थे। अच्छा। मैं कोई सपोर्ट नहीं करा किसी पॉलिटिकल पार्टी की, ना मैं करता हूँ। ख़ास तौर पे जब क्या कहते हैं इंडिया की बात कर रहे हैं ना आप, या इंडिया को भी छोड़ दें, जब ख़ास तौर पे जब आप एक ऐसे मुल्क की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान को धमकियाँ भी दे रहा है, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की बात कर रहा है, उनका एक मेंटल जोकर जो है गौरव आर्या, वो खड़े होकर छलांगे मार मार के कूद रहा है और जनाब आर्मी के मेजर को मारने का रेट और बता रहा है, कर्नल को मारने का रेट और बता रहा है, ब्रिगेडियर को मारने का रेट और बता रहा है, और 2 स्टार जनरल को मारने का रेट और बता रहा है। अच्छा। फिर इसमें कोई आपकी मर्सी रहती नहीं है। ठीक है, जो आपने ये बात की ना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके लोग जो है ट्वीट कर रहे हैं, मैंने कुछ ट्वीट्स पढ़े हैं, लेकिन वो एंटी पाकिस्तान नहीं थे। मैं सपोर्ट नहीं करता उस पार्टी को, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, बिल्कुल। लेकिन मैं ये कहूँगा वो एंटी पाकिस्तान नहीं थे। वो थोड़ा बहुत आप कह लें कि एंटी फौज हो सकता है। एंटी फौज में भी ये नहीं था कि वो ये कह रहे थे कि जनाब अब सिर्फ पंजाबी फौज लड़े, सिंधी नहीं लड़ेगा, पख्तून नहीं लड़ेगा या बलोच नहीं लड़ेगा। ये जो बाकी आपको कमेंट्स नज़र आते हैं ना, ये प्रॉपर एक इंडिया का विंग है। अच्छा। सोशल विंग है, जिन्होंने बलोचों के नाम से भी अकाउंट बनाए हुए हैं, जिन्होंने सियासी जमातों के नाम से भी अकाउंट बनाए हुए हैं, जिन्होंने मौलवियों के नाम से भी अकाउंट बनाए हुए हैं। डिफरेंट अकाउंट्स बना के सिर्फ एक आप कह लें अनसर्टेन सिचुएशन जो है ना उसको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जब आप वॉर के करीब जा रहे होते हैं ना, तब आपने इस तरह के प्रोपेगेंडे को ज़रा अवॉइड करना होता है। ठीक है ना, कोई बेवकूफ़ नहीं है, कोई इस मुल्क के अंदर ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है वो टूट जाए या पाकिस्तान पे कोई आके अटैक कर दे, कोई नहीं चाहता। चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, कोई रिलीजियस पार्टी है, किसी सूबे से, किसी से भी है, कोई नहीं चाहता इस चीज़ को ना। तो जहाँ पाकिस्तान की बात आती है ना, वहाँ सारे एक खड़े हैं। देखें, हम आपस में एक दूसरे का गला पकड़े, मैं आपको मारूं, आप मुझे मारें, मैं आपका गिरेबान फाड़ दूं, आप मेरा गिरेबान फाड़ दें। बात जहाँ पे इंडिया की आएगी ना, इंडिया के सगे नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। हम आपस में जो मर्जी करें। हाँ जी, 100 इख्तिलाफ। जब बात इंडिया की आएगी ना तो सीधे
अब भाई आपस में हम घर में मारे कुटे हैं, जो करें, जो हमारा दिल करे हम करें। इस सारे फसाद में से ये चीज़ खुल के सामने आई है कि कितने एकदम से एक पैट्रियोटिज्म लोगों का उमट आया। आपने देखा है हाँ जी, लोग खुश हैं, लोग ऐसे खुश हैं जैसे ईद आ रही है। हाँ जी, मतलब लिटरली लोग एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को कि यार शुरू कब करना है। हमारी कौम को तो शौक है एटम बम चलते हुए देखने का। लेकिन मतलब ऐसे शौक है जैसे कोई शबरात का बम होता है। अब पूरी दुनिया के अंदर आप चले जाएं, किसी जगह अल्लाह ना करे कोई बम ब्लास्ट हो जाए, कोई फायरिंग का वाक़या हो जाए, कुछ हो जाए, लोग भाग जाते हैं। हमारी आवाम उस तरफ भाग पड़ती है जिस तरफ से एक्टिविटी हुई हो, देखने के यहाँ क्या हो रहा है। हाँ जी, वो तो बहादुरी है ना, सारी माशाल्लाह। बातें ठीक है, बहादुरी है, ये सब कुछ है। लेकिन ये जो एटमी ममालिक हैं उनको बैठ के आपस में अपने मामला तय करने चाहिए। पूरी दुनिया का पाकिस्तान तो करना चाहता है, पाकिस्तान ने थोड़ी छेड़ा है, अभी भी पाकिस्तान ने थोड़ी किया है भाई। बिल्कुल ऐसे देखें ये ऐसा नहीं हो सकता। अब मेरी मिसाल के तौर पे अल्लाह ना करे अगर ये पाकिस्तान ने भी कराया होता तो पाकिस्तान की स्ट्रेटजिस्ट इतने बेवकूफ़ हैं उस टाइम पे करते कि जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो सऊदी वलीअहद से मिलने गया हुआ है और क्या कहते हैं इंडिया के अंदर जो है वो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट आया हुआ है। पाकिस्तान ने ये टाइमिंग यूटिलाइज करनी थी। बिल्कुल ये तो इस तरह का ड्रामा तभी किया जाता है ना भाई। पहले भी जब अमेरिकी प्रेसिडेंट आया, मैं आपको क्लिप भी शेयर करूंगा, अच्छा ये 2002 या 3 की बात है। अमेरिकी प्रेसिडेंट आया, इन्होंने जनाब अपने फौजियों पर अटैक कराया और नाम पाकिस्तान पे डाल दिया। अच्छा और अमेरिकी प्रेसिडेंट को कहा ये देखें जी बड़ी जाती है, पाकिस्तान ने देखे हमारे साथ दहशत गर्दी। बाद में इनके अपने क्या कहते हैं लेफ्टिनेंट जनरल ने इस चीज़ को क्लेम किया कि वो इनके अपने फौजियों की शरारत थी। अच्छा वो वीडियोस मौजूद हैं, उसका इंटरव्यू मौजूद है, मैं आपको दूंगा, आप इन सेशन में चला देना, ठीक है, वो मौजूद है। तो फिर क्या अब नहीं हो सकता कि खास तौर पे जब वो क्या कहते हैं सऊदी वलीअहद से मिलने गया हुआ है, उनके साथ उसका खाना है, उसको छोड़ के वो इंडिया वापस आ रहा है अटैक का सुन के, उसके बाद जनाब अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट मौजूद है और जनाब कश्मीर में अटैक हो गया और उस जगह पे जिसको कॉर्डन ऑफ किया हुआ है 9 लाख फौज ने, हाँ जी उस जगह पे अटैक हो गया। बिल्कुल तो फिर तो शर्म आनी चाहिए ऐसी फौज को। किस तरह का सिक्योरिटी लैब चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी जेल कहा जाता है हाँ, कश्मीर। दुनिया की सबसे बड़ी जेल है और वहाँ पे इस तरह का वाक़या हो रहा है। हाँ जी ठीक है ना, किस तरह का सिक्योरिटी लैब्स है। तो ऐसे ये बिल्कुल। इंडिया के लिए कोई नई बात नहीं होगी। जितनी बड़ी बड़ी वो स्टोरीज लिख लेते हैं, अभिनंदन को जो पाकिस्तानी अवाम से चपेड़े खा के गया है, उसको अगर वो क्या कहते हैं अपना हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड दे सकते हैं तो उनके लिए इस तरह की स्टोरी या इस तरह का अटैक कराना कौन सी बड़ी बात है। बहरहाल मैं इस चीज़ को महसूस करता हूँ कि अभिनंदन जो है ना वो डिजर्व करता था। अच्छा वो जो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड दिया है ना उसको, वो बनता था उसका, अच्छा क्योंकि पाकिस्तानी अवाम से भी उसने चपेड़े खाई। ठीक है ना। हाँ जी अब जो बंदा पाकिस्तानी अवाम से चपेड़े खा के जा रहा है और उसके बाद फौज की चाय पी के जा रहा है, उसके लिए अवार्ड बनता है। इस चीज़ का अवार्ड दिया उन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही अवार्ड बनना चाहिए इस चीज़ का। अच्छा कामरान भाई, पाकिस्तान में अभी भी सियासी इंतशार है बहुत ज़्यादा। एक सियासी जमात है जो हर मौके पे पाकिस्तान को बदनाम करना चाहती है। वो इस मामले में, पाकिस्तान इंडिया मामले में तो ऑब्वियसली वो पाकिस्तान के साथ दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कह लें कि ना पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ललकारते हैं, आर्मी को बुरा भला कहते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या इनका होना चाहिए? दुखी लोग हैं बेचारे, दुखी लोग हैं। दुखी लोग हैं। पहले चाहते थे कि जनाब हाथ रखा जाए, परफॉर्मेंस कुछ थी नहीं और काम शाम करना नहीं आता, जिसको काम नहीं आता उसको रोला पूरा डालने आता है। अच्छा अभी भी उनके पास एक सूबा मौजूद है। अच्छा अगर इतने ज़्यादा क्या कहते हैं उनके आइडियाज़ थे, इतने अच्छे उनके पास इकनॉमिस्ट थे, इतने अच्छे उनके पास एक्सपर्ट्स थे, तो लाए ना सूबा करके दिखाएं। 15 साल से उस सूबे का वो बेड़ा गर्क कर दिया है। जाएं, पठान पंजाबी की गालियाँ देते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। नहीं, मैंने तो ये सुना था कि केपीके में बड़े अच्छे हालात हैं, पुलिस बहुत अच्छी है, जाके देखे ना, निज़ाम बहुत अच्छा हो गया। सुनने में तो सारा कुछ ठीक है। दूध की नहरें बह रही हैं अच्छा और बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं, मुफ्त दवाइयाँ मिल रही हैं। उसके बाद जनाब बुलेट ट्रेन्स चल गई हैं। अच्छा। उसके बाद जनाब एयर टैक्सीज चल रही हैं। अच्छा सुनने में तो ये है, जाके देखें। पहले खड्डे में जब आपकी गाड़ी का रिम टेढ़ा होगा ना तो आपको समझ आ जाएगा डेवलपमेंट का। फिर पंजाबी की गालियाँ निकलेंगी। मैंने आपको बताया ना कि टर्मिनोलॉजी बड़ी अजीब है हाँ कि पठान पंजाबी की गालियाँ दे रहा है। हाँ जी ठीक है, पठान जो है वो पंजाबी वाली गालियाँ दे रहा है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन देखें, अगर एक साइड पे जब एक कौम को फनेटिक कर दिया जाए ना तो वो तरक्की नहीं कहती, वो कहती हमें तरक्की नहीं चाहिए। लेकिन कौम को समझ आ गई हुई है। अच्छा हाँ, इलेक्शन के बाद माशाल्लाह जिस तरह का सेटअप दिया गया उस सूबे को, तो वो डिस्टर्बेंस है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। और ऊपर से ख़ास तौर पे इतनी बड़ी दहशतगर्दी की जो लेयर है वहाँ से स्टार्ट हुई ना। टीटीपी ने तो वहीं से एंगेज करना शुरू किया है। तो बड़े लोग डिस्टर्ब हैं। ऊपर से इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं है। लाइट के हालात आप जाके पूछें, आप लेफ़्ट राइट ना जाएं, केपीके में किसी और डिवीजन के अंदर ना जाएं, आप सिर्फ पेशावर जाएं,
पेशावर के अंदर लाइट के क्या हालात हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो नीचे ज़रूर बताएं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर वहाँ पे जाके डेवलपमेंट के हालात देख लें, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर रिश्वत के हालात देख लें, अच्छा, ट्रांसफ़र पोस्टिंगें पैसे लेके की जा रही सारी चीज़ें। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ आम आवाम जानती है। वहाँ के आप चले जाएं, किसी सड़क पे खड़े हो जाएं, जाके किसी एक रैंडम बंदे का इंटरव्यू ले लें, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, वो जमात कहती है, वो कहते हैं कि हमारे होते हुए कभी भी टीटीपी ने ऐसा मसला नहीं किया। ये जैसी आपकी ये आई है, ये लाके जो गवर्नमेंट आई आपने है। टीटीपी को दोबारा बात करना था, अच्छा। तो टीटीपी ने आपको क्यों तंग करना था? अच्छा, ठीक है ना। और ख़ास तौर पे भाई आपने तो पेड़ा कर किया है। वो 40,000 बंदा कौन लेके आया उनसे छुड़वा के और लाके दोबारा बात कराया? वो वेले लोग हैं, उन्होंने और पूरा दिन क्या करना है फिर? अच्छा, ठीक है। एक बच्चा जो पूरी ज़िंदगी जो है वो जनाब कलाशनकोव की ट्रेनिंग लेता रहा है, उसको आपने बिठा दिया है सड़क के ऊपर गाड़ियाँ गिनने पे, तो उसने क्या करना है फिर? और बिल्कुल ऐसे। जिसको पैसे लेके लड़ने की आदत है उसने और क्या करना है? उसने गाड़ियाँ तो नहीं गिननी ना। यही प्रॉब्लम अफगानिस्तान भी थोड़ा सा फेस कर रहा है। फाइटर्स जो हैं वो अब उन्होंने एक इशारों पे खड़े कर दिए हैं। अच्छा, अच्छा, वो ट्रैफिक के मामलात को देख रहे हैं, वो किस तरह सर्वाइव करेंगे। दहशतगर्दी की लेयर जो है वो आबाद दोबारा करने वाले भी तो आप ही हैं। अच्छा। और किसने किया है? कौन लाया उन्हें? इनकी क्या स्ट्रेटेजी? उनके कमांडर्स को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ किसके दौर में गिफ्ट हुई हैं? अच्छा, एज तो हमारी गेस्चर ऑफ फ्रेंडशिप आप देते रहे उन्हें। इसमें हमारी तो मिलिट्री का भी इसमें हमारा किरदार है कि उन्होंने बात हाँ, करने एक्स जो चीफ थे ISA के, अच्छा। जो अभी ज़ेर हिरासत है, उनका एक बहुत बड़ा किरदार है इस सारे ड्रामे के अंदर। अच्छा कामरान, आप पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो कैसा देख रहे हैं? डायरेक्शन ठीक है, अब अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। आप देखें डिफरेंट तरह की इन्वेस्टमेंट आ रही है, क्योंकि मैं पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड का भी बोर्ड मेंबर हूँ। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि चाइनीज़ कंपनीज जो है ना बड़ी स्पीड से पाकिस्तान आ रही हैं अच्छा, और टाइमिंग बड़ी सही है। और इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान के अंदर आ रही है। आपने ओवरसीज़ कन्वेंशन भी देखा है, उसमें UK साइड से भी, अमेरिका से भी, बाकी डिफरेंट भी जो है ना इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। अच्छा, अब ये थोड़ी सी इंसर्जेंसी बलूचिस्तान के अंदर भी मौजूद है, और ये जो मामलात है ना ये थोड़े थोड़े आहिस्ता करके बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। बाकी जहाँ तक आप डायरेक्शन की बात करें, मैं फ्यूचर ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है ना उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अच्छा, हाँ जी, मैं ये ज़ाहिद अहमद वाली बात नहीं कर रहा कि 5 साल बाद हम चांद पे होंगे और जनाब दुनिया के फैसले जो हैं वो पाकिस्तान की नाम में हो रहे होंगे। मैं पाकिस्तान की हवाले से ये बात कर रहा हूँ कि भाई मैं अंदर के इनसाइट्स को जानता हूँ। मेरे सामने पाकिस्तान के अंदर माइक्रोचिप्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी आने लगे हैं। अच्छा, उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर क्या कहते हैं टेक्सटाइल के बहुत बड़े बड़े यूनिट्स आ रहे हैं चाइना की तरफ से ख़ास तौर पे। और पाकिस्तान के अंदर बहुत सी इंडस्ट्री आ रही है, क्योंकि मेरे सामने है ना, मुझे पता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कहाँ हैं, वहाँ पे कितने प्लॉट थे और कितने कितने किसने खरीदे हैं। ये जो US के टैरिफ्स हैं उनकी वजह से ये काम शुरू हुआ नहीं, मैं जो टेक्सटाइल वगैरह की आपको बात करूँ ना, चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा लेबर जो है ना वो IT की तरफ शिफ्ट कर रही है। इस वजह से लेबर बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो गई है, लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस वजह से चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, असेंबलिंग नहीं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर लेबर के लिए शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। लेबर के लिए भी शिफ्ट कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि माशाल्लाह ये थोड़े से बलूचिस्तान के हालात सेट हो जाएं, CPEC एक दो प्रॉपरली ऑपरेशनल हो जाए, जो कि भी है, लेकिन प्रॉपरली जो चाह रहे थे वो तो अभी नहीं स्टार्ट हुआ ना, तो वो चीज़ हो जाए तो बड़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और ये मुझे लगता है जब देखो आपके घर में अचानक आपका चाचा मामा ताया और फूफा अचानक आपके घर आ जाए ना और आके कहें कि पुत्र तू है कम नहीं करना, तू वो कम नहीं करना, पहले आपको मुंह भी ना लगाते हो, तो आप समझ लें कि कुछ ना कुछ इनको इतला मिल गई है कि आपके जो दादे की ज़मीन थी ना वो क्लियर हो गई। अच्छा, हाँ, ठीक है। अब अचानक एकदम पाकिस्तान पे हर तरफ से इंसर्जेंसीज, दहशतगर्दी की जो लेयर अचानक अटैक कर रही है ना बहुत ज़्यादा, उसकी वजह ये भी है कि अब पाकिस्तान की डायरेक्शन ठीक है। इंडिया ने प्रॉक्सीज लगाई, TTP छोड़े, BLA छोड़ी हम पे, हम उसे काउंटर कर रहे हैं, उनका इलाज भी कर रहे हैं। इवेंचुअली फ्रस्ट्रेट होकर खुद एक ड्रामा करके अब खुद सामने से अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ताकि किसी तरह पुल बैक करें पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ है। मैं ये नहीं कहता कि बड़ी को लहर पैर हो गई है, दूध की नहरें बह गई हैं, लेकिन एटलीस्ट अब हमारी डायरेक्शन ठीक है बिल्कुल। और हमें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। जी कामरान भाई, बांग्लादेश के पाकिस्तान और बांग्लादेश की एकदम से एक प्यार जो है काफ़ी सालों बाद आया है, तो इसका क्या रीज़न हुआ है कि दोनों जो मुल्क हैं आपस में दोबारा इनकी डिप्लोमेसी बहाल हुई है? देखें, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये कैंपेन हम लोगों ने स्टार्ट की थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश फ्रेंडशिप फोरम का मैं कन्वेनर भी हूँ। अच्छा, 2021 में हम लोगों ने ये कैंपेन स्टार्ट की थी, लेकिन ये कोई अचानक दिल में मोहब्बत नहीं जागी थी। अब आपकी मेरी जनरेशन के जितने भी बच्चे हैं ना, वो अपने दादियों से, अपनी नानियों से बैठ के ना और दादों से,
ख़ास तौर पे ये हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हमेशा सुनते ही आए हैं। हमें हमेशा नानी के घर या दादी के घर जो है ना, रात के टाइम यही स्टोरी सुनाई जाती थी कि जनाब इस तरह हिजरत करके पाकिस्तान आए थे और 71 में इस तरह पाकिस्तान अलहदा हो गया। तो जब भी आपने देखा होगा, मैंने भी देखा हुआ है और आपने भी यकीनी तौर पे देखा होगा कि जब आपके बड़े हैं, दादा है या नाना है, वो जब 71 की बात करते थे ना, हमेशा उदास होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जाहिर है उनका या तो कोई दोस्त रह गया है या कोई रिलेटिव था या वो कोई इस तरह का मामला था जो उधर रह गया। पार्टीशन की सुनाते हुए भी उदास होते हैं और 71 की सुनाते हुए भी उदास होते थे। तो हम लोगों के अंदर एक चीज़ तो है ना कि यार ये क्यों हुआ। मुझे फिर 2021 में मौका मिला। मैंने 2021 के अंदर एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई। उसमें मैंने तमाम पॉलिटिकल सेंट्रल यूथ लीडरशिप जो थी उनको मैंने कहा कि यार मेरा दिल करता है कि हम पाकिस्तान और बांग्लादेश की ये जो कैंपेन है ना, इसको कोशिश करें। वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जब सोशल मीडिया पे अपलोड हुई तो मैं हैरान हो गया। अच्छा। जनाब हज़ारों लाखों जो है वो बंगाली व्यूज़ हैं और वहाँ से जनाब रोना ठीक ठाक नज़र आ रहा है। मुझे आइडिया नहीं था कि बंगाली हमारे लिए भी बड़ी ज़्यादा सेंटिमेंटल फील करते हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। अच्छा। फिर मैंने अलहमरा के अंदर पब्लिक इवेंट किया। उसके बाद तो फिर माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हमारे ताल्लुकात बन गए ना। मेरी वीडियोस जो हैं वो बांग्लादेश के अंदर बहुत ज़्यादा वायरल हुई और तकरीबन कोई 127 मिलियन के करीब व्यूज़ थे। अच्छा अच्छा। बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो हुआ ये कि जब स्टूडेंट मूवमेंट स्टार्ट हुई ना, तो स्टूडेंट मूवमेंट के अंदर शेख हसीना ने जिस तरह से स्टूडेंट्स को सप्रेस करने की कोशिश की, मारे भी, तो स्टूडेंट्स में एक ऑलरेडी गुस्सा था और उन्होंने भी अपनी क्या कहते हैं एकेडमिक जो सिलेबस है उसके अंदर यही थ्रू आउट इंडियन प्रोपगेशन पड़ी हुई है कि पाकिस्तानी तो आप लोगों से नफरत करते हैं, पाकिस्तानी दुश्मन है, एनिमेशंस दिखा रहे हैं कि जनाब पाकिस्तानी आ रहे हैं, बंगालियों को खींच रहे हैं, मार रहे हैं, सारा कुछ। अब टाइम बड़ा सिंक कर गया। स्टूडेंट्स को ऑलरेडी शेख हसीना पे गुस्सा था। शेख हसीना पे गुस्सा का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट्स ने एकेडमिक सिलेबस पढ़ा है वो सारा झूठ है और इधर से हमारी वीडियोस जो है ना पूरे बांग्लादेश के अंदर सर्कुलेट कर रही हैं और जिसमें हम ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान तो आपका है, इस पाकिस्तान का एटम बम भी आपका है। अगर बांग्लादेश की तरफ किसी ने आंख उठाने की कोशिश की तो हम उसकी आंखें निकाल देंगे, हाथ उठाने की कोशिश की तो हम उसका हाथ निकाल देंगे। अब आपने माइंड सेट मैच करना है। एक बंदे को आप पूरी ज़िंदगी अपना दुश्मन समझते रहे और वो आपको कह रहा है कि मेरी तो जान तुम्हारे लिए हाजिर है, तो आपने कहा यार इसका मतलब ये है कि जो मुझे पूरी ज़िंदगी पर बताते रहे कि ये मेरा दुश्मन है, ये झूठ था। वो चीज़ें सिंक कर गई। अच्छा अच्छा। और अब अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश की जो यूथ है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो पाकिस्तान से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। सारे गिले शिकवे दूर हो गए। अच्छा, ये आपने बांग्लादेश स्टडीज़ का जिक्र किया, उनकी बांग्लादेश स्टडीज़ ही होंगी, तो इधर पाकिस्तान स्टडीज़ हैं, तो लोग पाकिस्तान की स्टडीज़ को कहते हैं कि सारी फैब्रिकेटेड है, फेक इन्फॉर्मेशन है। मिसाल के तौर पे क्या ऐसे कहानी चल पड़ी है। हाँ जी। मैं ये नहीं कहता सारा कुछ ही, लेकिन मिसाल के तौर पे क्या सर, ये एक कह लें कि 19 ये जो सारी जंगें हैं हम नहीं जीत पाए, ये सारे हम हार गए, ये इस तरीके से सारे कि बांग्लादेश 1965 की जंग का सबसे ज़्यादा वो कहते हैं कि पाकिस्तान 1965 की जंग आ रहा है। यार मेरी बात सुनो, पाक स्टडीज़ के अंदर जो मैंने चीज़ पढ़ी है ना, उसमें ये था कि जनाब सियालकोट की आवाम जो है वो टैंकों के नीचे बम बांध के लेट गई थी। तो ये झूठ है जी। वो मैंने ये भी सुना कि बाबे आ गए थे वो आसमान से, वो किताबों में नहीं है वो। अच्छा, वो किताबों में नहीं है। हाँ। मैं किताबों की अगर आप बात करें तो सियालकोट की आवाम ने क्या बम बांध के नहीं लेटी नीचे। आप अभी जाएं सियालकोट के अंदर चुवेंडा वाली साइड पे चले जाएं, वहाँ प्रॉपर एक कब्रिस्तान है शोधा का। अच्छा। जो वहाँ के लोकल्स थे जो एक्चुअली टैंकों के नीचे बम बांध के लेटे थे। क्या झूठ है? अच्छा, मतलब बताया जाए ना, वो बताएं। अगर कोई चीज़ होगी झूठी तो वो मान लेंगे हाँ यार ये झूठ है, या फिर ये कहानी है। उसमें कहा गया जी शेख मुजीब ने गद्दारी की, तो नहीं की थी क्या? अगरतला में क्या क्या लेने गया था? अगरतला केस, साजिश केस क्या था? नहीं हुआ था क्या? लंदन में जो है जाके रॉ के एजेंट्स के साथ मिल के शेख मुजीब ने डिसाइड नहीं किया था क्या? उसमें हमारी भी गलती थी। हमारी गलती ज़रा असल में झूठ नहीं है, अपनी गलती थोड़ी छुपाई हुई है। स्टोरीज बिल्कुल ठीक है, हाँ जी, लेकिन वो कहते हैं ना कि हाँ ये भी हुआ था, वो ज़रा बताना नहीं चाह रहे। अपनी गलती थोड़ी सी छुपाई हुई है। वहाँ पे हमने भी तो नारा लगाया था, इधर तुम उधर हम, उधर अच्छा, तुम इसके इधर हम। कौन जिम्मेदार है बांग्लादेश की तकसीम के? ये मिलिट्री या हमारे पॉलिटिकल एलिमेंट्स जिम्मेदार? यार उस टाइम पे सारों का ही किरदार है और ख़ासतौर पे इंडियन इन्वेंशन भी बहुत ज़्यादा थी। इंडिया खुद चाह रहा था पाकिस्तान को डैमेज करना और प्रोपगेशन बहुत स्पीड से तेज़ हो गई। ऑपरेशन सर्च लाइट आई बिलीव शायद ना स्टार्ट होता अगर चीज़ें उस लेवल पे बूस्ट अप ना होती। मुक्ति बाइनी को ट्रेन करने वाला कौन था? इंडिया था ना। बिल्कुल। मुक्ति बाइनी ने ट्रेन किया। अब जब एक फ़ौज के सामने
ट्रेंड मिलिटेंट्स होंगे तो फिर लड़ाई तो होगी, बिल्कुल ठीक है। और उसके अंदर पाकिस्तान का ज़मीनी वो क्या कहते हैं एयर सपोर्ट और बाकी हवाई चीज़ें, राब्ता, सारा राब्ता ख़त्म ज़मीनी, कर बहरी देना, बरी सब वो चीज़ें तो खत्म हो थी। गया। हाँ जी, तो जाहिर है सिचुएशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो गई थी। हाँ जी, लेकिन वो भी और तो उसमें देखें फिर ना। जो पॉलिटिकल क़यादत थी उसको थोड़ी अकल का हाथ करना चाहिए था दोनों साइडों से। ख़ास तौर पे जो हम खुद चाह रहे थे कि जनाब चलो जान छुड़ा लें, हमने नारा लगा दिया उठ के कि उधर तुम इधर हम, ये गलत था ना। इसकी ये वजह तो नहीं थी कि बंगालियों ने अपना जो बंगाली नेशनलिज्म है उनका वो हावी आ गया और मुस्लिम नेशनलिज्म पीछे रह गया? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अभी भी मैं समझता हूँ बंगाली बहुत अच्छे मुसलमान हैं, और दो कौमी नज़रिया बांग्लादेश के अंदर भी एग्जिस्ट करता है। अच्छा, दो कौमी नज़रिया बिल्कुल रिवाइव भी हुआ है इस दफ़ा। अच्छा, 2025 के अंदर आप देख लेना, वो कहता नहीं था जनरल जैकब के जनाब हमने दो कौमी नज़रिए को खलीज बंगाल में डुबो दिया है, जी जी जी। तो वो रिवाइव होता 2025 में नज़र आया ना। मैं बंगालियों को ना ख़ास तौर पे पर्सनली जानता हूँ, और वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस माइंडसेट के हैं। अच्छा अच्छा बहुत ज़्यादा रिलीजियस, हमसे ज़्यादा रिलीजियस हैं। अच्छा, मतलब मिसाल को मैं आपको दूं कि मेरे पास 3-4 बंगाली डेलीगेशंस आए हैं। तो हम चाहते नहीं है, हमारा अपना भी बाइकआउट था, लेकिन बाज़ार में अगर आपको और कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो मेहमान को सर्व करने के लिए आपने कुछ सॉफ्ट ड्रिंक तो ले ही आनी है ना। तो खाने में 2 से 3 दफ़ा सेम मुझसे गलती हुई कि मेरे माइंड में नहीं था, क्योंकि मैं ज़ाहिर है आपको पता है ज़हनी तौर पे इंसान बहुत सी चीज़ों में स्टक होता है। तो वो जब डेलीगेशंस आए ना तो उन्होंने कहा ये पेप्सी पड़ी है, ये कोक पड़ी है, या आपने फ़लस्तीन का बाइकआउट नहीं किया हुआ? कहा जी बिल्कुल बाइकआउट किया हुआ है। उन्होंने कहा ये तो फिर आपको नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा जी गलती है, मानते हैं। अच्छा, ये बाइकआउट उसके अलावा बाइकआउट से हटके भी बहुत रिलीजियस माशाल्लाह। अच्छा, मैं समझता हूँ कि हमसे ज़्यादा रिलीजियस है। अच्छा कामरान भाई, ये जो बाइकआउट मूवमेंट चली है इस बारे में आपकी क्या राय है कि हमें करना चाहिए या नहीं? करें, हर इंसान अपनी हद तक, अपनी ज़ात की हद तक करे, लेकिन अपने जो मुल्क के एसेट्स हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल। आपने बाइकआउट का मतलब ये थोड़ी होता है कि खरीद के तोड़ दो, फ़ायदा तो आपने उसको दे दिया ना भाई। हाँ जी। आधी वैसे बोतलें तो पाकिस्तान में अब आप मुझे बताएं कि पेप्सी की बोतल आपने 150 रुपये की खरीद के तोड़ी है, हाँ जी, तो आपने अपना नुकसान किया या पेप्सी का नुकसान किया? हाँ जी, हमने अपना नुकसान किया भाई। अपने नुकसान। KFC आपने पकड़ के जला देना है, उस पे जो इन्वेस्टमेंट हुई हुई है वो इजराइल ने डायरेक्ट तो नहीं आके की, या वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ कम कर रहे हैं उनको कोई सीक्रेट अकाउंट्स से इजराइल डायरेक्ट तो नहीं दे रहा। तो आप अपने लोगों का नुकसान कर रहे हैं। आपने नहीं जाना, बाइकआउट का बेहतरीन तरीका है कि आवाम के अंदर खुद क्या कहते हैं इतनी शर्म हो तो वो बोले कि यार नहीं जाना, ठीक है ना। लेकिन जाके तोड़ देना, नुकसान पहुंचा देना और बाद में फिर खुद भी जलालत उठाना, वो कोई अच्छी बात है। बाद में फिर आपने सॉफ्टवेयर अपडेट की वीडियोस देखी हैं? नहीं तो फिर इतनी इखलाकी जुर्रत करते हैं, बोलते हैं हाँ तोड़ा है, हाँ जी, क्या है, बिल्कुल ऐसी मार दो जान से, आग लगा दो, बल्कि फांसियाँ दे दो, ठीक है तोड़ा है। फिर ये करते हैं। फिर वहाँ जाके जनाब KFC नहीं तोड़ना चाहिए था, मारना नहीं चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। फिर एक साइड पे रहे ना, 2 मिनट में नज़रियात क्यों चेंज हो जाते हैं? हाँ जी, ऐसी नज़रिया ज़रूरत। तो जब इतनी हिम्मत नहीं है नज़रिए को इतना ज़्यादा प्रमोट करने की, तो सुकून करो भाई। उधर KFC में कोई खा रहा है, खाने दो उसको, तुम जाओ अपने रास्ते जाओ, तुम कुछ और खा लो जाके। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये पाकिस्तानी जो यूथ है उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मायूस हैं बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के? नहीं, अब मायूस नहीं है मेरे ख्याल से, अब हालात चेंज हो रहे हैं और एक दोबारा जो है ना क्या कहते हैं होप डेवलप हो रही है। और मायूसी का कोई इलाज नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि मायूसी जो है ना वो कुफर है। बिल्कुल, ठीक है ना। अब एक बंदा खुद से ज़बरदस्ती करे, बोला ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है, मुल्क ने कुछ नहीं दिया, तो भाई आपने मुल्क को क्या दिया? आपने कोई ऐसा स्किल, ऐसी कोई चीज़ सीखी है जिससे कोई मुल्क को फ़ायदा हो? अब आप खुद आउटडेटेड हैं। मिसाल के तौर पे आज जब लोग AI यूज़ कर रहे हैं, आप एक्सेल या पावर पॉइंट सीख लेते हैं तो आपने कौन सा मुल्क पे एहसान कर दिया पढ़ के? क्या किया? आपकी ज़रूरत है, आप रेलिवेंट हैं? बिल्कुल नहीं, आप रेलिवेंट। आप अपने स्किल डेवलपमेंट पे काम करें, और जो भी काम करना है एक पैशन के साथ करें भाई। हर चीज़ पैसा नहीं होती। स्टार्ट में दुनिया के अंदर किसी भी चीज़ के अंदर आपको पैसे नहीं आते। विद टाइम आप चीज़ को लर्न करते हैं, एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, तो आपको वो चीज़ फिर क्या कहते हैं फाइनेंशियल बेनिफिट भी देना शुरू करती है। इस तरह नहीं होता कि आप पहले दिन जाएं तो जनाब ये जो टिकटॉकर्स वाला काम है कि टिकटॉक लाइव में बैठेंगे, कोई शेर मार देगा, कोई कुछ मार देगा तो जनाब पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। ये बड़ी गलत एग्जाम्पल्स हैं हमारी माशरे के अंदर। बिल्कुल, कोई शॉर्टकट नहीं है, टाइम लगेगा, टाइम लगना है, एक्सेप्ट करके मेहनत करेंगे,
मेहनत करनी पड़ेगी तो ठीक है, नहीं करनी तो बैठ के पीटते रहें। एक आयत है जिसका मफहूम ये है कि अगर ये ज़्यादा गुस्से में है तो इनको चाहिए कि अपनी गर्दनों में रस्सी डालें और अपने आप को लटका लें, शायद उससे उनका गुस्सा ठंडा हो जाए। तो फिर कर लें, ठीक है ना। अल्लाह ताला की ज़ात तो हमेशा क्या कहते हैं, एम्पावर्ड और होपफुल मोमेंट को पसंद करती है। हाँ जी, आगे फिर इनकी मर्जी है जी। एक कैंपेन चल रही है पाकिस्तान से बाहर निकलो, कि पाकिस्तान छोड़ो, इधर कुछ भी नहीं रखा, बाहर की दुनिया बहुत बहुत पैसा है और इधर आपके लिए रिस्क नहीं है। इस तरह की ना एक कैंपेन सोशल मीडिया पे बिल्ड की गई है 2-3 सालों में। ये पाकिस्तान ये मुल्क रहने के काबिल ही नहीं रहा, इधर कोई कानून नहीं, कोई निज़ाम नहीं, कुछ नहीं, आप अपने बच्चों को लेके बाहर भाग जाएं। ये इस तरह की कैंपेन बिल्ड की गई है पिछले 2-3 साल से। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये अब सेंटिमेंट आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है और ज़ाहिर है सोशल जस्टिस का प्रॉब्लम तो है। अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगा कि इस तरह का कोई मामला नहीं है। पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम्स हैं और वो सिर्फ हमारी नहीं है, वो इंडिया के अंदर भी है, वो अब बांग्लादेश में चले जाएंगे वहाँ पे भी है, करप्शन के मामला भी हैं। लेकिन इवेंचुअली जो मेहनत आपने बाहर जाके करनी है, अगर उसी तरह की मेहनत अगर आप पाकिस्तान में करने की कोशिश करें तो आप यहाँ भी पैसे अच्छे कमा लेते हैं। अच्छा, अगर तो ये सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से कह रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर भी अगर प्रॉपर ठीक डायरेक्शन के अंदर मेहनत की जाए ना तो यहाँ पे भी आप पैसे अच्छे कमा सकते हैं। अच्छा, लेकिन अगर आप सोशल इनजस्टिस की बात कर रहे हैं तो जो लोग ये महसूस करते हैं कि उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो बाहर सेफ़ हैं और यहाँ पे सेफ़ नहीं है, तो वो अगर बेहतर अपॉर्चुनिटी समझते हैं तो ठीक है भाई, जाने से तो कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, लेकिन ये है कि ये मुल्क है, छोड़ के जाना बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल। आप कह तो देते हैं, जज्बाती फ़ैसला ले देते हैं। अगर आप फैमिली के बगैर जा रहे हैं और आप एयरपोर्ट पे जब अपना बोर्डिंग पास पकड़ के बैठे होते हैं तो वो लम्हा बड़ा मुश्किल होता है। हम अब वैसे हम तो अगर विज़िट के लिए भी जाए ना तो जब जहाज़ की तरफ चलते हुए जा रहे होते हैं तो बड़ा मुश्किल वो होता है कि मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं। तो ये जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। मुल्क की डायरेक्शन ठीक है, अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतर करेगा। इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, मुल्क के हालात ज़रूर बेहतर हो जाएंगे। जी, जी, जी। होपफुल रहना चाहिए। मायूसी का तो हल ही नहीं है, मायूसी की लिमिट भी कोई नहीं है। बिल्कुल, आगे से आगे बंदा तो इस बात पे भी मायूस है कि यार फलां धक्का मार गया यार, वो उसने और किसी को धक्का नहीं मारा, मुझे ही धक्का मार के गया, इसका मतलब मैं दुनिया का सबसे बुरा आदमी हूँ। ठीक है ना, उसका कोई हल नहीं है। अगर आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, ठीक है जुल्म ज़्यादती भी हो जाती है, वो पूरी दुनिया के अंदर भी है यार। आप न्यूयॉर्क में चले जाएं, कोई बहुत अच्छे हालात नहीं है। अच्छा, दुनिया के बाकी मुल्क में चले जाएं, कनाडा के अंदर जाकर हमें वीज़ा ही कोई नहीं दे रहा, ये सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तान में। सुकून से रहें इधर, क्या करेंगे आप अल्लाह का। बच्चों को असल में कुछ हरकतें हमारी भी है ना, खास तौर पे सऊदीया और आजकल दुबई ने भी बंद किया हुआ है। आपको पता है, आप दुबई या सऊदीया का वीज़ा लगवाएं तो पिछले दिनों ने तो इन्होंने एफिडेविट साइन कराना शुरू कर दिया था। अच्छा, कि जनाब मैं वहाँ जाके मांगूंगा नहीं। मैंने एक कॉन्फ्रेंस के लिए जाना था दुबई के अंदर। अच्छा, और वो एक एफिडेविट था, उन्होंने कहा जी ये साइन कर दें। मैंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा ये इस पे लिखा है कि आप जाके मांगेंगे नहीं। हरकतें हम मांगते हैं ना, क्या मांगते नहीं है जाके? हरकतें हमारी भी तो कुछ ख़राब है ना। इस तरह के एलिमेंट्स हमारे में भी तो यही तो लोग ब्लेम करते हैं ना कि पाकिस्तान के हालात ही नहीं कि लोग अब फिर इसका क्या मतलब है बाहर जाके मांगना शुरू कर दें? एक पूरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक सिस्टम बनाया हुआ वो तो जाहिर है उसको टैकल करना चाहिए और कर भी रहे हैं लोग। लेकिन कहीं ना कहीं तो लोग निकल जाते हैं ना, इंडिया से भी भाग जाते हैं, बांग्लादेश से भी भाग जाते हैं, बाकी मुल्कों से भी भाग जाते हैं लोग, तुर्की से भी डंकियाँ लगा लगा के जाते हैं। तो जाहिर है अनएम्प्लॉयमेंट तो पूरी दुनिया के अंदर ही है। अगर आप कनाडा के अंदर चले जाएं तो वहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो आपके सामने है। वहाँ पे जाके भी गुजारे करने के इतनी आसान काम तो नहीं है। विद फैमिली बंदा कहे कि यहाँ से उठ के मैं जाऊँ और वहाँ जाके जनाब बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार लूँगा, ठीक है आपको हेल्थ फैसिलिटी ज़रा लाइन में लग के कोई 2-3 महीने बाद मिल जाएगी फ्री, या आपको बच्चों की एजुकेशन मिल जाएगी। अगर ऑस्ट्रेलिया वगैरह में आपको बच्चों का वजीफ़ा भी मिल जाएगा। लेकिन कोई इतनी ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी नहीं आप मेरे ख्याल से गुजार रहे होते। ठीक है, यहाँ पे बादशाहों वाली ज़िंदगी है। अच्छा, यहाँ पे नौकर चाकर सब कुछ। हाँ, वो हर बंदे के पास चले नहीं भी है, लेकिन आप एक मुतवातिर तबके के पास भी चल जाए ना नीचे, उनका भी हाउस होल्ड हेल्प मिल जाती है। कॉस्ट ऑफ लिविंग उधर इधर पाकिस्तान में कम। अब आप देख लें, अगर बाय डॉलर्स या बाय दिरहम्स आप मैच करके देखें तो पाकिस्तान में फ्रूट और वेजिटेबल्स की प्राइसेस देख लें और बाहर जाके देख लें, कंपेयर करके देख लें ना आप। बिल्कुल। तो ठीक है, हमें अपने पैसों में चीज़ें महंगी लगती हैं और हैं भी, लेकिन फिर भी हालात इस तरह के ख़राब नहीं है। बाहर भी जाके आपने फैमिली के साथ जलीली होना है। अच्छा, तो बेहतर ये पाकिस्तान में अच्छा गुजारा करें, हालात बेहतर होंगे, यहाँ पे मेहनत करेंगे, ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जी। वो नवाए वक्त में एक शेर था कि रूखी सूखी खा ठंडा पानी पी गैरतमंद कौम का फ़र्द बन के जी।
तो वो मुझे बड़ा अच्छा पर लगता है। यहाँ मेहनत करें आपको मिलता है यार। आप बहुत फील्ड्स हैं, बहुत फील्ड्स हैं, आप रेलेवेंट तो बने। यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि काम नहीं करना चाहते, काम करना भी चाहते हैं तो गलत डायरेक्शन है। आपने चूज कर लिया है कि बस मुझे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही आता है, इससे आगे मैंने अपना स्किल नहीं सीखना। मैं सिर्फ आईटी की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल भी है। एक आप मुझे बताएं, पाकिस्तान के अंदर अगर जेन्युइन बंदा कारीगर है किसी भी चीज़ का, कारीगर आईटी में, कारीगर इंडस्ट्री में, कारीगर किसी भी अपनी फील्ड के अंदर है, जो काम को जानता है, वो भूखा मर रहा है? नहीं। भूखा कौन मर रहा है? वेला। ठीक है, करना भी कुछ नहीं। उसी को सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के हालात भी ख़राब लगते हैं। अच्छा। ठीक है, उसी को सबसे ज़्यादा सोशल इनजस्टिस भी लगता है, उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हैं। अच्छा। लेकिन काम नहीं सीखना। भाई काम सीखेंगे तो अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा। जी। आप ठेकेदारी शुरू कर दें ना, आपको एक बिल्डिंग बनानी अच्छे तरीके से आती हो, आपको उसका काम नहीं खत्म होता, लेकिन आती हो सही तरीके से। बिल्कुल। आपको इसकी थोड़ा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग वगैरह का अंदाजा हो। अच्छा ठेकेदार आपने कभी भूखा मरते देखा पाकिस्तान में? नहीं। जिसको बिल्डिंग अच्छी समझ हो बिल्डिंग की। बिल्कुल। या ये क्या कहते हैं, प्लम्बर का आपने भूखा मरता देखा कोई? नहीं। आपने कोई क्या कहते हैं, ये जो खरादी हैं, ये कोई भूखा मरते देखा? ऊपर चले जाएं, बिजनेस के अंदर चले जाएं, जो बिजनेसेस पाकिस्तान के अंदर इवॉल्व हो रहे हैं, मार्केट्स के अंदर चले जाएं, जो बंदा जिसको एक्चुअल बिजनेस आता है उसको भूखा मरते देखा? लोगों की कुव्वत खरीद भी तो नहीं रही ना पहले की निस्बत 2-3 साल में। इन्फ्लेशन है, मैं उस चीज़ से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन ये पूरी दुनिया के अंदर ही है। अब जो अमेरिका ने टैरिफ्स लगाए उसके बाद पूरी दुनिया की इकोनॉमी क्या डिस्टर्ब नहीं हो गई? अभी तो उन्होंने होल्ड बैक कर लिया ना 90 डेज के लिए। क्या उससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी डिस्टर्ब नहीं हो रही? हो रही है, हो रही है ना, पूरी दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन। अच्छा पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है तो बाहर जाके आपको सारी चीज़ें 1 रुपये में कोई 20 चीज़ें मिल रही? नहीं मिल रही ना। क्या है फिर? बिल्कुल। अब आप कहेंगे जी सऊदीया के अंदर पेप्सी पहले क्या कहते हैं 1 रियाल की थी, आज भी 1 रियाल की है। रोटी 1 रियाल की थी, नहीं वो 1 रियाल की तो मेरे भाई 1 रियाल आपने जाके 1 रियाल की नहीं रही, वो 3 रियाल की होगी। 1 रुपए एक। अभी मैं पिछले दिनों एक वो पढ़ा था, उसमें था कि जी 1 रियाल के अंदर 5 वहाँ पे जो स्टोर्ड फ्रोजन होती है ना वो रोटियां टाइप जो वो था। अव्वल मेरा नहीं ख्याल कि शायद हो, लेकिन चलें लेट्स से वो ये कहते हैं कि जनाब 3 पॉइंट समथिंग का उनका डॉलर है, 3 पॉइंट समथिंग रियाल का डॉलर था, वो आज भी है। आपको जाके वहाँ काम भी तो स्किल पे ही मिलना है। बिल्कुल। वहाँ करेंगे क्या जाके? अगर तो मांगने जा रहे हैं फिर तो अलग बात है, करेंगे क्या? अगर आपके पास स्किल नहीं है तो वहाँ जाके भी तो आपने फारिग ही बैठना है, आपके पास आपने फिर भी नहीं डॉलर ले सकते वहाँ जाके। जी नाजरीन, ये था आज का गपशप प्रो मैक्स। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जज़ाकल्लाह।